चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स देखने वाले हैं और इसके बाद जो है डेज और थीम। अगर पिछली बार का प्रश्न पत्र देखा होगा तो लास्ट ईयर डेज और थीम से ही दो प्रश्न आए हुए थे। बुक से लगातार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर जो यहाँ पर मिसलेनियस पार्ट दिया हुआ है आई दृष्टि के अंतर्गत, जो मिसलेनियस पार्ट कवर किया गया है वहां से काफी सारे फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिहाज से, उसे भी आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे से देखना है। बहुत ज्यादा निमोनिक नहीं यूज करेंगे, लेकिन जहां जरूरी हो गए वहां पर हम कोशिश करेंगे कि उसको याद करने की प्रयास किया जाए। अदरवाइज जो जितने भी फैक्ट यहाँ निकाले गए हैं, पहली बात तो कोर फैक्ट ही निकाल कर यहाँ दिए गए हैं, बहुत सारा कचरा हटा दिया गया है। हैंड रिटन में जैसे चीजें हैं 12 से 14, जैसे यहाँ पर बुक्स कितनी है देखो 25 22 23 के आसपास हैं और वहां पर 50 के आसपास 60 70 के आसपास किताबें दी हुई हैं, तो सारी नहीं, यहाँ खुद ही प्रयास है कम से कम किताबें दी गई हैं। ऐसे ही डेज भी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डेज दे दिए गए हैं और उसी हिसाब से मिसलेनियस के भी वो फैक्ट निकाले गए हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद जरूरी है पढ़कर जाने। शुरू करते हैं, सबसे पहले बुक्स देखते हैं और उनके राइटर, क्योंकि मैथ्स भी फॉलोइंग में आ जाता है या सीधा सीधा राइटर पूछ लिया जाता है। तो पहली बुक कौन सी है यहाँ पर? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सभी को पता होगा, हमने यहाँ पर न्यूज में भी पढ़ा हुआ है। अब इसके राइटर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल है के एस ढिल्लो साहब। ठीक है, के एन ढिल्लो साहब इसके जो है राइटर हैं, याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं आपके के एन ढिल्लो साहब। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली बुक कौन सी है? मदर मैरी कम्स टू मी। इसके राइटर हैं आपकी अरुंधति राय। तो मदर मैरी कम्स टू मी, तो बोले अरुंधति राय का राय से हम हमेशा याद करते हैं कि नहीं, राय है ना, जैसे किसी से राय ली जाती है वैसे ही मदर की, जैसे हम लोगों की मदर्स वगैरह है, जब मैरी हुई तो उनकी राय तक नहीं ली जाती थी, पता है ना कि नहीं। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि मदर की मैरी जो हुई तो उसमें राय नहीं, तो राय से अरुंधति राय और मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक, ये किताब का हमारी नाम हो गया। 107 डेज, 107 डेज किसकी है? कमला हैरिस की। कमला हैरिस के बारे में तो जानते ही होंगे, अमेरिका की ये पूर्व आपकी उपराष्ट्रपति रही हुई थी। वर्तमान कौन है भैया? वर्तमान में जेडी वांस है आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति, और ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनकी ये पुस्तक है 107 डेज। क्लियर। अगली बुक कौन सी है हमारे पास? हिस्ट्री मैटर्स। देखो हिस्ट्री मैटर्स के जो राइटर हैं डेविड मैकक्लाग हैं। कौन है भैया? डेविड मैकक्लाग। अब डेविड, ठीक है, डेविड कैसे याद करना है इसको? डेविड। अब बोले डेविड जिसके साथ आप दिन में रहते हो, ठीक है, जिसके साथ दिन बिताए होते हैं, ऐसे समझो आप कहानी को। डेविड आपके जिसके साथ बिताए होते हैं उसके साथ में आपकी जो भी हिस्ट्री रहती है वो मैटर करती है कि नहीं करती है? बोले हिस्ट्री मैटर्स। तो ये पुस्तक के राइटर कौन है? डेविड मैकक्लाग। तो डेविड पकड़ना है यहाँ पर और हमें याद करना है, हमने डेविड के साथ में इसको कनेक्ट किया था। जैसे याद आएगा, कनेक्ट किया था भैया, डेविड मतलब दिन साथ में, और दिन साथ में तो उसके साथ हिस्ट्री मैटर करती है। अगली बुक है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मैटर करेगा भैया? कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है हमारे सीजीआई साहब के लिए। पूर्व जो सीजीआई साहब रहे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो उन्हीं की यह पुस्तक है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगली पुस्तक देखते हैं, द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है आपकी जेसिंडा अर्डन की किताब। फिर इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। देखिए इंडिया 5000 हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इसमें लगा करके शुरुआत से बिल्कुल हड़प्पा पीरियड से या उसके बाद से वर्तमान तक के भारत के पूरे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में यहाँ बताया गया है इस पुस्तक में। और ये पुस्तक लिखी गई है आंद्रे ट्रुस्के के द्वारा। ठीक है, क्या नाम है इनका? आंद्रे ट्रुस्के। ठीक, फिर है फिर उगना। अब देखो यार, ये जो फिर उगना की पुस्तक है, ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? साहित्य अकादमी जब पुरस्कार पढ़ा था, तो वहां पर जब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पढ़ रहे थे, तो वहां पर फिर उगना पुस्तक के लिए ही पार्वती तिर्की को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो ध्यान से फिर से पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना जाकर के, वहां तो याद भी सब कराए थे, पुरस्कार सारे अवार्ड्स याद हो गए होंगे। अब इसमें ये किताब भी उनकी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंदिरा गांधी के वो वर्ष जिसने भारत को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, ये पुस्तक है श्रीनाथ राघवन की। ठीक है, श्रीनाथ राघवन की यह किताब है। अगली पुस्तक है दी वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अब देखो भैया, शिखर धवन की है, बहुत आसान है याद रखना। दी वन को क्या पढ़ना है? ये शुरुआत में दिख रहा है दी वन, इसको पढ़ना है धी वन। क्या पढ़ना है? धवन। ठीक, दी वन बाई धवन। ठीक, दी वन बाई धवन, दी वन बाई धवन, 3 4 बार बोलो एकदम याद। अगली न्यूज पर चलते हैं या अगला बुक देखते हैं, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। देखो बंडारू दत्तात्रेय कौन थे? ये हरियाणा के देखिए आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, अब ये बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, वर्तमान नहीं है, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इन्होंने यह पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट है बुक रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, यह पुस्तक लिखी गई है अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा के द्वारा। फिर नेक्स्ट बुक देखते हैं, टेस्टेड बिग डिसीजंस स्मॉल डिसीजंस द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। ठीक, समझो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन है पैट कमिंस, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी तो जाती है, लेकिन इसको याद रखने का बढ़िया तरीका है, जो हमारे देखो पैट कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलियन कप्तान हैं, ये टेस्ट भी बेहतरीन प्लेयर हैं और टेस्ट के कैप्टन भी बहुत ही बेहतरीन है, साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी विनर रहे हैं ये।
तो ये पैट कमिंस जो है आपके टेस्टेड से आप याद रख सकते हो, टेस्ट मैच से याद करके कनेक्ट कर लेना इसको। तो टेस्टेड बिग डिसीजंस स्मॉल डिसीजंस, ये बुक किसकी है भैया, पैट कमिंस की है। फिर सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये बिल गेट्स की किताब है। इनके बारे में तो सभी जानते होंगे। बाकी बिगिनिंग का भैया बी से आपका बिल गेट्स और बी से आपका बिगिनिंग, यहां से भी आप कनेक्ट करके चाहो तो याद कर लो। फिर भैया अगली बुक है नौकर की कमीज। अब देखो नौकर की कमीज पुस्तक किसकी है, विनोद कुमार शुक्ला की है। अब देखो विनोद कुमार शुक्ला के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन रखो अपने पास कि अभी वर्तमान समय में अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि अगर साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार बोला जाता है तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला हुआ है, बोले विनोद को मिला है। याद रखने का बताता हूं तरीका, देखो भैया ज्ञान है फिर भी पीठ दिखा रहा है, तो क्या डायलॉग मारोगे, एक बहुत प्रचलित डायलॉग है विनोद से ही, याद है, देख रहा है विनोद, तो बस ये याद रखना है, देख रहा है विनोद, कैसे ज्ञान होते हुए भी पीठ दिखा रहा है, तो बोले ज्ञान होते हुए पीठ मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको, विनोद कुमार शुक्ल को। इनकी ही जो बुक है नौकर की कमीज। अब नौकर की कमीज भी पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि जो इसके राइटर है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर आते हैं द फर्स्ट जेंटलमैन। द फर्स्ट जेंटलमैन जो पुस्तक है बिल क्लिंटन और जेम्स पैटरसन की है। अब देखो हर कोई चाहता है उसका सन क्या बने, जेंटलमैन आगे चल के बने, चाहते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट जेंटलमैन, जेंटलमैन से सन से याद किया, पैटरसन क्या याद हुआ, सन से पैटरसन याद हुआ। तो जेम्स पैटरसन के द्वारा जो बुक लिखी गई है द फर्स्ट जेंटलमैन है, ये महत्वपूर्ण किताब याद हो गई। फिर नेक्स्ट है लाइफ ऑन द मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये नमिता गोखले की यह पुस्तक है, लाइफ ऑन द मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। फिर है नेक्स्ट दिया सलाई। दिया सलाई किसकी है, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। देखो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज की किताबें जरूर देख के जानी है। अब दिया सलाई का यूज काहे के लिए होता है, जलाने के लिए होता है, और जलाई जाती है लाश, जलाई जाती है कि नहीं लाश। तो कैलाश सत्यार्थी की जो है वो बुक का नाम क्या है, दिया सलाई। दिया सलाई से तुरंत याद आएगा भैया जलाने के लिए यूज होती है, और लाश को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, ठीक है। अगला है हाउ इंडिया स्केल्ड G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने जब 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी की थी तो उसी की कहानी पूरी बताई गई है, और ये कहानी बताई है अमिताभ कांत ने। ये अमिताभ कांत आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के पहले सीईओ भी रह चुके हैं, पूर्वत ये सीईओ तो रह चुके हैं नीति आयोग के। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, 2016 से सीईओ का पद इन्होंने संभाला था, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, चलो यहीं पर लगे हाथ कमेंट सेक्शन में बताओ कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान समय में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और सीईओ आपके कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। दोनों प्रश्नों के जवाब देने हैं, और प्रश्नों के जवाब इसलिए देने हैं कि ये एग्जाम में हमारे प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है होप। अब होप द ऑटोबायोग्राफी किसकी है, पोप फ्रांसिस की। याद बहुत आसानी से रख सकते हो, कैसे पढ़ो इसको, होप पोप, क्या पढ़ना है, होप पोप, ठीक है, याद हुआ। तो होप जो है ये किसकी है, पोप फ्रांसिस की है। फिर विक्ट्री सिटी, देखो भैया विक्ट्री सिटी बुक किसकी है, विक्ट्री कोई भी आप विक्ट्री का चिन्ह बनाते हो ऐसे, बोले विक्ट्री का मतलब ही होता है मान बढ़ा दिया उसने उसका, ठीक है, उसका मान बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बोले मान बढ़ जाता है, तो मान से याद हो गया सलमान। मान काहे बताया, इसलिए बताया कि मान से याद हुआ सलमान। तो विक्ट्री सिटी किसकी है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ए वंडरलैंड्स ऑफ वर्ड्स। अब देखो ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स किसकी है, शशि थरूर की है। अब अपने वर्ड्स के लिए कौन जाना जाता है, एक से एक शानदार वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किसके द्वारा, वंडरफुल वर्ड्स किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, शशि थरूर के द्वारा, पता ही होगा ना। इंग्लिश के एक से एक खतरनाक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वर्ड्स से कनेक्ट किया हमने कि इतने शानदार वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स किसके पास रहते हैं, शशि थरूर के पास। तो उनकी पुस्तक का नाम याद हो गया वंडरलैंड्स ऑफ वर्ड, शशि थरूर जी की यह पुस्तक है। नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो किताबें हमने देख ली, किताबें मोस्टली किताबें क्या हो गई होंगी, याद हुई होंगी, और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको पढ़ लेना है, यहाँ पर रीड करना है। नेक्स्ट है भाई जो मिसलेनियस वाला कुछ टॉपिक देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट डेज और थीम भी निकाल कर दे दी गई हैं। मिसलेनियस में सबसे पहला है असम भाई। असम में क्या हो रहा है, पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। देखो यार सब भारत का यह पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है जो कहाँ लॉन्च हो रहा है, असम में लॉन्च हो रहा है। असम का भी एक और न्यूज आएगा महत्वपूर्ण कि पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है या सब सैटेलाइट का निर्माण किया है, तो वो राज्य भी हमारा कौन सा है, असम है। क्लियर, तो दोनों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखने हैं फैक्ट। पहला पोर्टल गिद्ध संरक्षण के लिए, गिद्धों के प्रोटेक्शन के लिए पोर्टल कौन लॉन्च कर रहा है, वो असम है, और वो भारत का पहला है, और भारत का पहला राज्य भी वही बना है जिसका अपना सैटेलाइट खुद का है, वो भी असम है। फिर आदिवानी, देखो आदिवानी क्या है, पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, यानी कि आदिवासियों की जो भाषा है उसका अनुवाद करने का, ताकि जनजातियों के लिए वो भाषा सहजता से किसी विषय को समझना आसान हो सके। तो आदि से ही देखो आदिवासियों से आदि ले लिया गया है, वाणी आपका ऐड कर दिया गया है, यही आपका प्लेटफॉर्म है, आसान है याद रखना, आदिवाणी। फिर नेपाल भैया क्यों चर्चा में रहा, नेपाल ने अभी WHO ने बताया है कि नेपाल ने अपने यहाँ से एक बला को खत्म कर दिया है, वो बला है रूबेला, ठीक है। कौन सी वो बला है, रूबेला है। तो रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या पूरी तरीके से इसको समाप्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा, कहां से, नेपाल से। फिर नेक्स्ट है हमारा एक मिशन दिया हुआ वेनेरा डी मिशन। अब देखो वेनेरा डी मिशन क्या है, ये शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह को लेकर रूस के द्वारा भेजा जाने वाला मिशन है। वेनेरा में भैया वेन का मतलब क्या है, वीनस है, ठीक, समझे बात को, और रा से आप रूस को याद रखो, तो वेन का मतलब ही है आपका वीनस, और वेनेरा डी मिशन याद रखना है, शुक्र मिशन है भारत, सॉरी रूस का, और भारत का कौन सा है, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, याद है कि नहीं।
VOM भारत का यह वीनस ऑर्बिटर मिशन है जो शुक्र ग्रह के लिए भारत के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्यों चर्चा में रही थी? रुद्रास्त्र आप समझिए, और फॉर रुद्रास्त्र एंड और फॉर इसका रेलवे याद रखना है। रेलवे मतलब ये पहली मालगाड़ी बनी है जो भारत की सबसे बड़ी, भारत की ही छोड़ो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी हो चुकी है, जिसका सफल परीक्षण भारतीय रेलवे के द्वारा कर लिया गया है। और क्या नाम है? आर फॉर रुद्रास्त्र एंड आर फॉर रेलवे, और इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। यह भी ध्यान रखना है कितनी लंबाई है, चूंकि याद रखो एशिया की सबसे लंबी ट्रेन है ये, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी लंबाई भी याद रखनी, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और रुद्रास्त्र इसका नाम है। याद रखने का एक और मजेदार तरीका बताया, आर फॉर रुद्रास्त्र एंड आर फॉर रेलवे, तो ऑप्शन सही टिक होगा वहां पर। लखनऊ में देखो जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, ये पहला निजी तरीके से प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है। नेक्स्ट टाइफून डनास, देखो जिसने नाश करके रख दिया उस टाइफून का क्या नाम है? डनास नाम है। कहां पर? फिलीपींस, ताइवान और चीन, इन देशों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है डनास ने, यानी कि ताइवान, चीन और फिलीपींस, इनको नाश करके यहाँ पर रख दिया है। टाइफून का नाम है डनास। अब टाइफून डनास जैसे देखोगे तो यह बात आएगी कि नाश करके रख दिया था इसने। ठीक है, फिर बिहार में हुआ क्या है? बिहार में जब वोट हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की जाएगी बिहार में। तो ऐसा करने वाला देश में पहली बार कहां पर होने जा रहा है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निर्वाचन आयोग यह सुविधा कहां पर पहली बार देने वाला है? तो मोबाइल ऐप के माध्यम से यहां पर शुरू की गई है ई वोटिंग की प्रणाली। किस राज्य में? बिहार में। क्या याद रखना है? बिहार याद रखना है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जहां पर भारत स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, यहाँ फैक्ट यह है कि पहली बार, ये सॉरी, जो हर बार जैसे 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो इसमें अस्थायी सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य यहाँ दिए हुए हैं, जैसे लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो रिपब्लिक। ये तो 5 अस्थायी सदस्य चुने गए, लेकिन महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि पहली बार जो कोई चुना गया हो अस्थायी सदस्य के रूप में। और दूसरी बात है कि जब हम कहां पर पढ़ते हैं भैया? बाल्टिक सिटीज पढ़ते हैं ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 हमारे बाल्टिक देश हैं। इन बाल्टिक देश में से एक है हमारा लाटविया। अब लाटविया को पहली बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न बनाया जा सकता है कौन सा वह बाल्टिक देश है जो पहली बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वहां अपने पास आंसर होना चाहिए लाटविया। यहाँ पर बताया गया है, रुककर बताया गया है कि कहां से गुंजाइश ज्यादा है प्रश्न पूछे जाने की। फिर भारत में पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर? असेंबली लाइन पता ही है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको असेंबल करके एक साथ एक अंतिम प्रोडक्ट बनाया जाता है, वही असेंबली लाइन है आपकी। तो बोले भैया असेंबली लाइन अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो असेंबली में लाइन लगाते होगे, है ना? जब स्कूल वगैरह जाते थे तो असेंबली में लाइन लगाने में बड़ा नाटक करते थे कि नहीं करते थे? बोले हाँ भैया नाटक करते थे। तो भारत की पहली जो असेंबली लाइन है हेलीकॉप्टर की, निजी असेंबली लाइन, कहां भैया खोली जाएगी? नाटक से याद आ जाएगा असेंबली लाइन का, कर्नाटक। कर्नाटक को नाटक से ही बनाते हैं, लो याद हो गया। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट शहर क्रिएटिव लैंड का यहाँ शुभारंभ हुआ है। तो देखो आंध्र प्रदेश को हमेशा अंधे से बनाते हैं, तो अंधे से याद करना है कि पहला देखो ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट है। तो आज के समय हमारा जो मीडिया है वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में क्या हो चुका है? अंधा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बोले हो चुका है। तो मीडिया एंटरटेनमेंट के चक्कर में अंधा हो गया है, तो आंध्र प्रदेश का अंधे से हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर हमने बना लिया इसको अपना निमोनिक, ताकि याद रहेगा। फिर राजस्थान के बारे में यह है कि रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। तो आर फॉर राजस्थान, देखो कैसे याद होगा, आर फॉर राजस्थान, और ये रेलवे स्टेशन पर आर फॉर रेलवे स्टेशन। और दूसरा भैया आर के बाद क्या आता है? अल्फाबेट एस आता है, तो बोले सोलर संयंत्र लगाया, एस फॉर सोलर। ठीक है, एस फॉर सोलर संयंत्र लगाने वाला अग्रणी राज्य कौन बना है? तो आर फॉर राजस्थान एंड सोलर संयंत्र लगा रहा है, एस फॉर सोलर। तो आर के बाद ही एस आता है, तो राजस्थान याद हो गया। यहाँ से हमें ये राज्य याद हो गया, या राज्य याद करना था हमें एग्जाम में, अपने आंसर सही टिक करना है। कुल मिलाकर पंबन रेलवे पता ही है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल बन चुका है, यही जो आपका रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, कांगेर घाटी देखो नेशनल पार्क पढ़ के जाना, कांगेर घाटी नेशनल पार्क चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यूनेस्को की जो अस्थायी सूची होती है, याद रखियो, यूनेस्को की जो हेरिटेज में स्थायी सूची में 44 ही हेरिटेज अभी शामिल हुए। अभी लेटेस्ट हमने मराठा वाला पढ़ा था कि नहीं, उसका सैन्य जो परिदृश्य है पूरा। ठीक है, यहाँ पर है कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क की चर्चा में आया, ये किस राज्य में है पूछा जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है भैया, कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में, वो भी नेचुरल वाली लिस्ट में ये शामिल किया गया है। आगे चल के हो सकता है स्थायी लिस्ट में भी ये शामिल कर दिया जाए। फिर असम सेट हम पढ़ चुके हैं कि असम ने पहला ऐसा राज्य हो गया है जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है, ऐसा राज्य बना है। भारत का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम, ओपन एयर क्या है भैया? दीवालों पर ही सामने से ही क्या किया गया है? पेंटिंग्स वगैरह बेहतरीन बनाई गई हैं। ठीक है, तो वहां पर जब आप आईएमडी वगैरह देखोगे, जहां पर आईएमडी है दिल्ली के अंदर, वहीं पर ही वहां की दीवालों पर आसपास यह ओपन एयर वॉल म्यूजियम जो है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सृजनन क्या है? सृजनन जो है पहला स्वदेशी जो है स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाया गया है। कहां पर भैया? एम्स दिल्ली के अंदर ही यह सृजनम जो है, यह सृजनम संयंत्र कहां लगाया गया है? बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, यह एम्स दिल्ली के अंदर लगाया गया है, यह भी याद रखना है, नाम है इसका सृजनम। फिर
फिर बात आती है कि रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत तीसरा देश बन चुका है। अभी तक भारत से ज्यादा जो दो देश हैं, पहला है चाइना, दूसरा है यूएसए, और चाइना यूएसए के बाद जो इंडिया है ये तीसरा सर्वाधिक बड़ा रेल नेटवर्क रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। चौथा अगला न्यूज आती है भारत जेन। देखो भारत जेन क्या है? भारत जेन को अगर साधारण तरीके से समझो तो भारत का देसी चैट जीपीटी है। तो भारत में इतनी बड़े लेवल पर यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ही 22 भाषाएं हैं, जिनको आसानी से सभी तक जिस भाषा में जो इंफॉर्मेशन चाहता है उसी भाषा तक उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, यही प्रयास किया जा रहा है। उस संदर्भ में ही ये भारत जेन है, जो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये विकसित किया जा रहा है। और भारत का देसी चैट जीपीटी समझ लो, तो देसी जो चैट जीपीटी है ये विकसित करने का मतलब यही है कि भारत में जितनी भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं में लोगों तक वह इंफॉर्मेशन कोई भी पहुंचानी हो वो आसानी से सहजता से पहुंचाई जा सके। नाम याद रखना है भारत जेन। फिर है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ही संचालित देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो जो दिल्ली विधानसभा है यह पूरी तरीके से 100% सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन चुकी है। ठीक है, लास्ट है नोएडा और बेंगलुरु के बारे में। देखो नोएडा और बेंगलुरु भारत में पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली जो है नैनोमीटर जो चिप डिजाइन है इसका सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में और बेंगलुरु में। चूंकि नोएडा काहे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपी से संबंधित अगर कोई क्षेत्र है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आते हैं आगे फिर इंपॉर्टेंट डेज और थीम पर। देखो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए अभी तक, और 2 टॉपिक बताना भाई ठीक है। जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ याद रखियो, जो बताया जा रहा है छोड़ने वाला कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किताब से जो लेस इंपॉर्टेंट या बहुत कम चांसेस जिसके हैं, नहीं ज्यादा कोर एरिया उसका ऐसा नहीं बन रहा है कि जो प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा बने। अब अगर आ गया यार बहुत ही किस्मत खराब है, तब फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास ये है कि जैसे बुक्स में निकाली गई वो किताबें जो बहुत चर्चा में रही, या वो राइटर जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में बच्चे को पता होता है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, पॉपुलर नेम्स होते हैं, तो उनकी किताबें निकाल दी गई हैं। उसी आधार पर यहाँ डेज और थीम में जो एक ट्रेंड रहा है यूपीपीसीएस का पूछने का, जैसे मलेरिया पूछ दिया, टीबी पूछ दिया, तो ये कोई नहीं छोड़ने, ये सारे यहाँ पर देखो दिए जाएंगे। और उसकी जो थीम है वो थीम भी यहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, जैसे उससे जुड़ी हुई ही थीम जहां पर रहती है बहुत ज्यादा, तो उसको 2-3 बार पढ़ लेना है, 2-3 बार समझ के पढ़ लेना है, तो वो भी कंफ्यूज नहीं करेगा एकदम। जैसे यहाँ पर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यहाँ ध्यान रखियो एक चीज अभी आगे और आएगी कि उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट जो डे है वो अलग है आपका, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे जो है वो अलग है। तो कंज्यूमर डे जो है आपका 24 दिसंबर को है। अब पता है, ऐसे ध्यान ऐसे रखना भैया, कंज्यूमर जो है वो 2-4 तो करेगा ही करेगा, जब तक 2-4 ना हो जाए कंज्यूमर से तब तक मजा नहीं आता है। तो 24 दिसंबर जो है यहाँ पर कंज्यूमर के बारे में और क्या है, अभी के समय अगर कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसको फेस करनी पड़ती है, तो उसकी सुनवाई के लिए वो पहुंच पाता है, बहुत मुश्किल में कंज्यूमर कोर्ट जा पाता है। तो क्या तरीका हो सकता है, थीम यहाँ पर देखो उसी आधार पर सोचनी है कि वर्चुअल सुनवाई होनी चाहिए उसकी, और उसकी न्याय हेतु डिजिटल पहुंच होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से जो भी मामले रहे उन मामलों का निपटारा जो है घर बैठकर भी कर सके। क्लियर? फिर है आर्द्र भूमि दिवस। देखो भैया वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। क्या हुआ था भैया 2 फरवरी को? रामसर कन्वेंशन, अगर आपको पता हो, ईरान में रामसर कन्वेंशन इसको साइन किया गया था 2 फरवरी को सभी राष्ट्रों के द्वारा, 2 फरवरी 1971 को। वहीं भारत का पूछ दिया जाता है तो 1 फरवरी आपका 1982 को भारत ने यहाँ पर साइन किया था। ध्यान रखना है, यहाँ 2 फरवरी देकर के गलत भी कराता है, तो 1 फरवरी है, यहाँ तारीख पर फोकस करना है क्योंकि कंफ्यूज कराने का चांस बहुत ज्यादा है। 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन आता है, भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है 1 फरवरी 1982 को। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? कॉमन फ्यूचर के लिए हमें वेटलैंड्स का जो संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी दिवस याद हुआ। तीसरा है कैंसर डे। देखो कैंसर डे कब होता है? कैंसर डे 4 फरवरी को। बेसिकली कैंसर से रिलेटेड जो जागरूकता है इसके लिए आपका कैंसर डे 4 फरवरी को यह दिवस आपका दिखाई देता है। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम रखी गई है। अब कैंसर को लेकर ऐसे याद रख सकते हो, अभी तक लाइलाज है, इसके लिए जब तक कोई यूनिक स्टडी नहीं होगी भैया तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो यूनिक आपका यूनिक व्यक्ति कोई निकल के नहीं आएगा जो इसका इलाज ढूंढ सकता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, थीम इसकी याद रहेगी यूनाइटेड बाय यूनिक। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है भैया? 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि हमारे जो रमन साहब हुए, जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने रमन इफेक्ट की जब खोज की, उसी तिथि को ही एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए रमन इफेक्ट के मामले में इसके बाद इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिलता है। और अब इसको संदर्भ में ही आपको ट्रिब्यूट देते हुए समझ लीजिए, सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उसी तिथि को 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाना है, और 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये ध्यान रखना है। फिर वाइल्ड लाइफ डे। देखो वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को आ जाओ। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? 3 की तरह बनता है कि नहीं?
वाइल्ड लाइफ लिखा, और W कैसे बन रहा है, 3 की तरह बन रहा है, और 3 मार्च ही यहाँ पर तिथि याद रखनी है, कम से कम तिथि तो याद रहेगी 3 मार्च। अब इसका जो थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि आपको अगर वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करना है तो भैया पीपल और प्लेनेट दोनों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे याद कर लिया आपने थीम, कोई कहानी बना करके थीम याद करोगे आसानी से याद होगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पॉपुलर डेट है 8 मार्च, ऐसे याद रहेगा। सभी महिलाओं और लड़कियों हेतु तो अधिकार समानता और सशक्तिकरण की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस आ गया, देखो कंज्यूमर राइट आ गया, वहां पर हमने कंज्यूमर डे 2-4 दिसंबर, 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे है, और कंज्यूमर राइट आपका आ जाए तो मार्च में आपका 15 मार्च है। स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव इसकी थीम है। फिर नेक्स्ट है टीबी डे, देखो वर्ल्ड टीबी डे आपका 24 मार्च को है, और इसका जो थीम है यस वी कैन इरेडिकेट टीबी, यानी कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी थीम रही है। याद रखना है वर्ल्ड टीबी डे कब है, 24 मार्च को है, और इसकी थीम क्या रही है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अगला डे कौन सा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखो मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 23 मार्च को है, और इसकी जो थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। देखो यार मौसम वगैरह को लेकर के थीम याद रखो कि मौसम वगैरह को लेकर के अगर हमें वार्निंग दे दी जाए पहले ही तो मौसम की जानकारी बेहतर होती कि नहीं होती है, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग से हमने वार्निंग कीवर्ड पकड़ लिया यहाँ पर, और मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को है। ये आपका टीबी डे 24 मार्च को है, और मौसम विज्ञान डे आपका 23 मार्च को है, दोनों याद रखने हैं। अप्रैल महीने में आते हैं, तो अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण पहला जो दिवस है वह है हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब वर्ल्ड हेल्थ डे है तो बोले हेल्थ अच्छी रहेगी तो हेल्दी बिगिनिंग होगी, होपफुल फ्यूचर होगा, यही थीम है इसकी, याद भी हो गया होगा कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो हेल्दी बिगिनिंग होगी और होपफुल फ्यूचर होगा। और कब है, तिथि है 7 अप्रैल, तो WHO आपको पता होगा, तो वहीं पर यह WHO के चलते ही 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो विश्व पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को है, और ये हमारा ग्रह है पृथ्वी। क्या है भैया, कोई पूछा किसका ग्रह है, बोले हमारा ग्रह है, अवर प्लेनेट। तो अवर फ्यूचर या सॉरी अवर स्ट्रेंथ अवर प्लेनेट, ठीक है, ये इसकी थीम है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो हमारा ग्रह जो है भैया कौन है, पृथ्वी है। 22 अप्रैल यहाँ तिथि याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। अगला नेक्स्ट है डे देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल मलेरिया री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ठीक है। 3R आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 3R आपको दिखाई दिए तो ऐसे याद रखना है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। और कब है मलेरिया दिवस आपका, 25 अप्रैल है। लोगों को जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल आपकी चुनी गई है, जहां पर विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य पर लोगों को मलेरिया से संबंधित जागरूक किया जाएगा। फिर है विश्व प्रवासी दिवस, देखो माइग्रेंट को लेकर के, प्रवासी दिवस को लेकर, प्रवासी दिवस है सॉरी प्रवासी पक्षी दिवस है यहाँ पर। तो प्रवासी पक्षी दिवस जो आपको पता होगा, एक समय पर एक सीजन पर कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो यहाँ भारत में भी प्रवास करते हैं, तो इनको लेकर के जागरूक करने के लिए लोगों को 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, जहां पर पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाने की बात की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखो बायोडायवर्सिटी पर लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मई, ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको तो याद भी हो गई होगी। 22 मई हमने एनवायरमेंट के अंतर्गत भी याद की थी कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है आपका, 22 मई। और थीम क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य व सतत विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के अगर कहीं थीम दिखाई दे रही है तो हमारे यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वही हमें जब बायोडायवर्सिटी डे हमने देखा 22 मई को, इसमें जो थीम दिखाई दी वहां पर हमें सतत विकास दिखाई दे रहा है। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस, तो रक्तदाता दिवस आपका 14 जून को है, और थीम क्या है भैया, रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर जीवन बचाते हैं। यानी कि भैया रक्त दोगे तो उसको होप दोगे और उसका जीवन भी बचाओगे, यही तो थीम होगी। थीम तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ लो खाली, बस खाली डे याद रखना है। कब है भैया, जून में है, 14 जून को। रक्तदाता यानी कि ब्लड डोनेट जो किया जाता है, ब्लड डोनेशन, वो डे कब मनाते हैं हम, कब जागरूक किया जाता है कि भाई सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, 14 जून है आपकी। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम तो आपकी 17 जून को है, या तिथि कौन सी है, 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, और थीम क्या है, रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, यह इसकी थीम है। जितनी थीम निकाली गई हैं, देखो हर महीने से एक दो ही थीम निकाली, सारी नहीं दे दी गई यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ दी जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। और जब पेपर होगा तब देखना अगर प्रश्न आता है तो आपको कितनी यहाँ से मिल रही है चीजें, ठीक है। फिर विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून है, जहां पर थीम है सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजी। अब चूंकि शरणार्थी का मतलब ही होता है रेफ्यूजी, तो वहीं पर सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजी, यहाँ पर वो थीम एकजुटता। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, एकजुटता दिखाओ रेफ्यूजीज के साथ में, ठीक है, उनके साथ ऐसा बाहरी जैसा व्यवहार नहीं करो, उनके साथ में एकजुटता दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर विश्व शरणार्थी दिवस की यही थीम है। और कब है भैया विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को आपका। इंटरनेशनल योग डे 21 जून, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है हमारा 21 जून को है। और एक अर्थ एक हेल्थ के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये आपकी योग दिवस की थीम है। और कब है योग दिवस, 21 जून को।
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस देखते हैं लगे हाथ, तो 5 जुलाई, यानी कि कोऑपरेटिव्स के लिए जो बढ़ावा देने के लिए या वहां पर सहयोगिता स्थापित करने के लिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, बेहतर विश्व के लिए समावेशी सतत समाधान को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम रही है। फिर जनसंख्या दिवस बहुत आसान है, 11 जुलाई को आपका जो पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है भैया, 11 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, यानी कि यूथ को, हमारे यंग को यहाँ पर क्या करना है, एम्पावर करना है, ताकि एक ये होपफुल वर्ल्ड, आगे भविष्य का शानदार और होपफुल आशावादी एक जो शहर है या एक जो विश्व है उसकी स्थापना कर सके, ये जनसंख्या दिवस की थीम रही है। अब सेकंड अंतरिक्ष दिवस देखते हैं। देखो 23 अगस्त को पता होगा जब चंद्रयान 3 के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है, उसके बाद उसी तिथि को अंतरिक्ष दिवस, स्पेस डे के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो पहला स्पेस डे 2024 23 अगस्त को मनाया गया। अब उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए इस बार 23 अगस्त 2025 को दूसरा अंतरिक्ष दिवस आपका घोषित किया गया, मनाया गया। इसकी थीम क्या है, आर्यभट्ट से लेकर के गगनयान, यानी कि आपने पूर्वक मिशन से लेकर के वर्तमान या भविष्य के मिशन को लेकर के ही आपकी यह थीम रखी गई है। अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए आपका आर्यभट्ट से लेकर के गगनयान तक की यात्रा करनी है। अभी वर्तमान समय का जो आपका इसरो का लक्ष्य है या भारत सरकार का जो लक्ष्य है, उसी पर आधारित हमारी थीम भी नजर आती है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या देखे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया देखे संक्षिप्तकी के, कौन कौन से बुक्स देख ली, इंपॉर्टेंट डेज और थीम देख लिया, और मिसलेनियस वाला पार्ट देख लिया। तो ये हो गया कवर हमारा संक्षिप्तकी का बेहद महत्वपूर्ण पार्ट। और मजा आए तो फिर बढ़िया से फीडबैक और दिया करो, कमेंट्स वगैरह में अच्छे से बताया करो, जो भी कमी रहा करे, जो भी अच्छे से आपको अगर मजा आया करे, तो सब कुछ आपको फीडबैक लास्ट में आपको देना जरूर है वीडियो देख करके। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो एक तो स्पोर्ट पार्ट सीधे एक वीडियो में कर लेंगे, और जो आपका साइंस वाला वैज्ञानिक परिदृश्य इसको करेंगे। आर्थिकी से दो महत्वपूर्ण वहां पर एरिया उठाएंगे हम लोग, कौन कौन से, एक तो भारत का बजट उठाएंगे, एक उत्तर प्रदेश का बजट उठाएंगे। ये पूरा किया जाएगा, जितना बोल दिया है ये सब करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कैसा लगा है वीडियो, कितना मजा आया, कितना सुधार की और आवश्यकता है, या फिर सुधार हो रहा है तो रिवीजन हो रहा है, मजेदार हो रहा है कि नहीं हो रहा है।